हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मैं हूं काशिफ खान और आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ जो आप मंथ की लीगल अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ की सारी लीगल अपडेट को डिस्कस करेंगे हम बहुत सारे सवालों को, जिन सवालों को सुप्रीम कोर्ट के पास लाया गया और उन सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में जजमेंट दिया है। साथ ही साथ जो नए लॉ इस मंथ पास हुए हैं विंटर सेशन में, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बात करें तो बेसिकली ये सारे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास इस बार आए हैं, जिनको मैंने अपने फॉर्मेट में मतलब लिखा है। तो आप इन सवालों को पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से दिया है, किस सवाल में हाँ कहा है, किस सवाल में ना कहा है, इन सारी चीज़ों को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं सारे केसेस को। हम बात करें जो सारे सवाल अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखें, उनमें जो सबसे पहला सवाल है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने शशिकांत शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि एक एक्यूज्ड को चार्ज किया गया था अंडर सेक्शन 307 और उसके साथ बहुत ही अदर ऑफेंसेस भी थे आईपीसी के, और साथ ही साथ सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 का 5 ऑफ एससीज एंड एसटीज एक्ट 1987 का एक्ट उस पर लगा था। तो इन सारे एक्ट के साथ साथ जब उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया तो यहाँ पे कोर्ट ने ये पाया कि वो जो चार्ज था एससी एसटी का, बेसिकली वहाँ पे उसके खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं क्रिएट हुआ था, फिर भी कोर्ट ने वहाँ पे चार्ज लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब एससी एसटी का कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है तो वहाँ पे आप चार्ज नहीं लगाएंगे। आप अदर केसेस में चार्ज लगा सकते हैं, अदर ऑफेंसेस में उनका ट्रायल चलाएंगे, लेकिन एससी एसटी में अगर आपको एविडेंस देखकर ही पता चलता है कि कोई केस नहीं बन रहा है तो वहाँ पे आप उसको चार्ज नहीं फ्रेम करेंगे, आप केस वहाँ पे वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डील किया गया है मनोरंजन रावत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में। इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि एक्यूज को बुक किया गया था अंडर सेक्शन 20B 2C एंड सेक्शन 25 एंड 29 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट 1985। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने यहाँ पे पाया कि जो एक्यूज्ड है उसका जो केस चलेगा वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए एक काम करते हैं हम उसको जो है वो बेल दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, उसको बेल दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसने बेल सिर्फ और सिर्फ 45 डेज के लिए दी। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट को ये देखकर लगता है कि बेल दे देनी चाहिए तो बेल एक परमानेंट देगी, यहाँ पे एक टेम्प्रोरी जो है इंटरीम बेल यहाँ पे कोर्ट फिर नहीं देगी, क्योंकि इंटरीम बेल देने से जो एक्यूज का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में हमारा दिया गया है, वो भी वायलेट होता है। और साथ ही साथ एक्यूज के ऊपर एक बर्डन होता है, एडिशनल बर्डन होता है कि उसको जाकर अब दूसरे एक और बेल पिटीशन फाइल करनी होगी, जिससे वो अपनी जो बेल है उसको आगे कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट जो सवाल है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस धनंजय गुप्ता के केस में दिया है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि एक्यूज के अगेंस्ट जो है एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी बहुत सारे आईपीसी के सेक्शन में, साथ ही साथ जिसमें सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर इन्वॉल्व था और सेक्शन 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट के अंदर में भी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई थी। एक्यूज को ने जो है प्लीड किया कोर्ट में जाके कि वो इनोसेंट है और उसने सबमिट किया अपना अंडरटेकिंग कि वो जितने भी ट्रायल होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसी ग्राउंड पे जो हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जो केस है वो एक सीरियस नेचर का है, 307 यहाँ पे लगी हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, और आप इस केस में सिर्फ इस ग्राउंड पे बेल दे दोगे कि एक्यूज कह रहा है कि हम इनोसेंट हैं, हम जो है आगे पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये जो ग्राउंड है सिर्फ इस ग्राउंड पे बेल देना वो सही नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को इस केस को दोबारा से देखना चाहिए। देन नेक्स्ट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट के पास जो आया इन रे आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको आप आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये मुद्दा था और इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में टोटल 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल हुई थी, जिसने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के 2019 के डिसीजन को चैलेंज किया था, जिन्होंने एब्रोगेट कर दिया था आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया गया था और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, और एक लद्दाख भी यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। तो यहाँ पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एब्रोगेशन था स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो सही है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर किसी भी तरीके से एक सॉवरेनिटी जो है स्टेटस नहीं रखता है, क्योंकि जब उसने इंस्ट्रूमेंट साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, उसी टाइम से उसने अपनी सॉवरेनिटी खो दी और वो इंडिया के अधीन हो गया। और यहाँ पे बहुत सारी और भी बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही, सारी चीज़ें हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस की है। आप उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आया सिकरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि एक एक्यूज था और दूसरे पर्सन के बीच में क्वेरल हुई। क्वेरल के बीच में जो पर्सन था, एक्यूज पर्सन था, उसने क्या किया, एक रबर स्टिक उठाई जो एक टी स्टॉल के पीछे पड़ी हुई थी और वहां से उठा के उसको मारा। उसको इंजरी हुई। इंजरी के बाद उसकी डेथ काउज हो गई। जब पूरा फैक्ट फाइंडिंग किया गया तो फैक्ट फाइंडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या पाया कि बहुत सारे जो एविडेंस है, यहाँ पे एविडेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने ये भी देखा था, जो ट्रायल कोर्ट था, कि एक्यूज जो है 3 साल से गायब था और इस वजह से जो है वो कोर्ट ने यहाँ पे उसको ये मान लिया कि वो एक्यूज है और वो वहाँ पे यह गिल्ट होगा। उसके बाद जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी वो बहुत ज़्यादा दिनों के बाद रजिस्टर हुई थी, बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी बहुत दिनों के बाद और उसमें कोई भी एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसको वो एक कमजोर करता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्यूज पर्सन था इस केस में उसको यहाँ पर एक्विट कर दिया। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सुमैया चौरसिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब के ईडी के केस में दिया है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो चल रहा है। तो जो सुमैया चौरसिया हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी थी छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर की, यहाँ पे जब उनके खिलाफ केस हुआ इसी मनी लॉन्ड्रिंग में तो उन्होंने कंटेंशन ये दिया कि जो सेक्शन 45 का प्रोविजो है पीएमएलए का, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, उसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि वुमेन और चिल्ड्रन के केस में जो है कोर्ट बेल दे देगी। तो ये जो वर्ड यूज किया गया है उसमें वर्ड में यूज किया गया है, मतलब कि कोर्ट का ये कहना है कि ये जो पावर है कोर्ट की वो डिस्क्रिशनरी पावर है, ना कि मैंडेटरी पावर है। तो वुमेन के केस में हमेशा वुमेन एज ए राइट बेल यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकती। कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट उसको बेल देगा या नहीं देगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करी कि बेल जो ग्रांट करना है अंडर सेक्शन 45 वो जस्ट एक तरह का डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट को यहाँ पे एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर कोई एक्यूज वुमेन है तो वहां पे बेल उनको ग्रांट की जाए। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को परेशान करने वाली चीज़ एक तरह से हम कह लें यहाँ पे तो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है तीनों क्रिमिनल लॉ बिल को अपनी रजामंदी दे दी है। मतलब कि अब ये तीनों लॉ आपके एक्ट बन चुके हैं। हालांकि ये इन्फोर्स में नहीं आए हैं, मतलब कि अभी आपको जुडिशियल सर्विस एग्जाम में इसको नहीं पढ़ना है, अभी आपको आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ही पढ़ना है। लेकिन आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 25 दिसंबर को इन तीनों बिल पर प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दे दी है। तो जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अपनी सहमति इन तीनों बिल पे दे दी है। तो 25 तारीख से ये बिल लॉ बन चुका है, लेकिन अभी इनका इन्फोर्समेंट नहीं आया है। हो सकता है ये बिल पार्ट में भी इन्फोर्स कराए जाएं, लेकिन कब इन्फोर्स होंगे इनका भी कोई पता नहीं है। हालांकि इस बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले वाला बिल है उसको विड्रॉ कर लिया गया था। 12 दिसंबर को इसको लोकसभा में दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया। 2 दिन तक इस पर डिस्कशन चला। डिस्कशन चलने के बाद 20 तारीख को इसको लोकसभा से पास किया गया एंड अगेन 21 दिसंबर को इसको राज्यसभा से पास कर 25 दिसंबर को इसको प्रेसिडेंट की सहमति दिला दी गई है। तो अब हो सकता है कि कुछ आने वाले टाइम में आपको ये सारे लॉ फिर से पढ़ने पड़े, लेकिन घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि ये सारे बिल में ज्यादा कुछ उतना चेंज नहीं है, बस सेक्शन की अदल बदल है और कुछ कुछ प्रोविजन नए ऐड किए गए हैं। तो आपको वही सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है। आखिरी में हम बात करें यहाँ पर तो इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023 इसको भी पास कर दिया गया है और इस पर भी प्रेसिडेंट की सहमति 28 दिसंबर 2023 को दे दी गई है। तो प्रेसिडेंट ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 है, इस पर सहमति दे दी है। मतलब कि अब ये जो बिल है ये एक्ट बन चुका है। कब से इन्फोर्स होगा अगेन इसकी डेट आपको बताई जाएगी, इसको ऑफिशियली गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा। इसकी लोकसभा से बात करें तो 21 दिसंबर को इसको लोकसभा से पास कर दिया गया था और इसको राज्यसभा से 25 दिसंबर को पास किया गया था। इस बिल का जो मेन एम है वो ये है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उनका कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, वो कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, और जो अदर इलेक्शन कमीशन है उनके अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस कैसे होगी, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितने टाइम का होगा। तो ये जो सारा एक पूरा प्रोसीजर फंक्शन है ये सारा इलेक्शन कमीशन का, इन सारी चीजों को बेसिकली ये बिल बताता है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे जो अभी आने वाले टाइम में हम अपलोड कर देंगे। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो कमेटी है उससे ड्रॉप कर दिया गया है, मतलब कि अब इसकी जो कमेटी होगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको सारी लीगल अपडेट क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।